बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दुरूशी पढ़ लें। अच्छा जी, कोई हाफिज है हमारी क्लास में? हाँ, आजा तिलावत सुना दे। मास्क उतार दे। इधर कौन सा कोविड चल रहा है? सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। अच्छा जी बच्चों, अब बताएं क्या करने हैं यहाँ? सीए करना। सीए आसान है या मुश्किल? आसान। सीए आसान है बच्चों, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और सीए मुश्किल है ये भी आप लोगों पर डिपेंड करेगा। याद रखिएगा, आज की पहली क्लास है तो कोई किताब ओपन नहीं करने वाले, कोई मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाने वाला, कुछ पढ़ाने वाला नहीं है। आज बस हम कुछ बातें करेंगे। क्या करेंगे? बातें करेंगे। उसके बाद आप लोग बातें करना चाहेंगे, फिर मैं बातें नहीं करूंगा। ठीक है, तो आज के दिन हम सारी बातें कर लेते हैं। सारी बातों की नियत कर लें, आज पूरे सेशन की बातें आज ही हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, याद रखिएगा, चीजों को आसान बनाना और चीजों को मुश्किल बनाना बच्चों ये हमारे इख्तियार में। हम चीजों को पढ़कर आसान बना सकते हैं और चीजों को ना पढ़कर मुश्किल बना सकते हैं। ऐसा है या नहीं है? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं, रैंडमली कहूं कि बच्चा मुझे 2 का टेबल सुना दो या 10 का टेबल सुना दो, आप कहेंगे सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, बंदा रिवीजन का टाइम देता है, इतनी भी सरप्राइज टेस्टिंग अच्छी बात नहीं है। सर अब हमें रिवाइज का टाइम दे, रिवीजन का टाइम दे, हम 2 का टेबल सारा रिवाइज करेंगे, 10 का टेबल सारा रिवाइज करेंगे, सर फिर आपको सुना पाएंगे। सर आप ऐसा कहेंगे? आप ऐसा कहेंगे? नहीं, हम नहीं कहेंगे। सर 2 का टेबल तो हमारे फिंगर टिप्स में है, सर 10 का टेबल तो हमारे फिंगर टिप्स में है, उसके लिए हमें रिवीजन की जरूरत नहीं है। सर वो हमें बहुत आसान लगता है। सर क्यों आसान लगता है? क्योंकि वो जिंदगी में बहुत बार गुजरा, बहुत बार बार हमने पढ़ा। कभी लूडो खेलते हुए 2-2 चल रहा है, कभी क्रिकेट खेलते हुए 2-4-6 चल रहा है, कभी लेन देन में 2-4-6 चल रहा है। तो सर ये जो टेबल 2 का टेबल है, 5 का टेबल है, 10 का टेबल है, ये इतनी मर्तबा हमारी जिंदगी में से गुजरा कि अब ये हमें मुश्किल लगता नहीं है। इसका मतलब चीजों को आसान बनाया जा सकता है। और अगर मैं कोई केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट सुन लूं, मैंने कहा भाई ये पूरा जो प्रोसीजर है, आपने मुझे पूरा प्रोसीजर क्या है वो बताना है कि एक सीमेंट बनाने का पूरा प्रोसीजर क्या है, आधी अवाम सर फ्लैट हो जाएगी, बल्कि आधे बल्कि तकरीबन 80% फ्लैट हो जाएंगे। सर ये सारा प्रोसीजर हमें याद नहीं है, सर वो टेम्पररी तौर पर याद किया था, सर वो एग्जाम के लिए याद किया था, उसके बाद कभी रिवाइज ही नहीं किया, तो सर अब वो धुंधला हो गया। हमें आता है, लेकिन सर गिव मी सम रिवीजन टाइम। आप रिवीजन के लिए टाइम दे, सर आपको सुना देंगे। इसका मतलब अगर हम चीजों को बार बार पढ़ेंगे तो चीजें बच्चों हमारे लिए क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। और अगर हम चीजों को कम कम पढ़ेंगे तो सर चीजें हमारी ग्रिप में नहीं आएंगी। और इस लेवल पर आकर अब इंशाल्लाह ताला मैं कुछ बातें डिस्कस करूंगा, कुछ टिप्स डिस्कस करूंगा, वो बातें डिस्कस करूंगा जिस वजह से बच्चों के पेपर फेल होते हैं। वो बात जो बच्चों की नाकामी का बायस बनी, अगर वो पहले आप लोगों को बता दिया जाए तो बच्चों आप लोगों के लिए उस नाकामी से बचना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूं अपना, ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर एंड में कुछ बातें करूंगा आप लोगों से, फिर बाकी सारे इंशाल्लाह ताला लेक्चर हमारा बातों वाला ही चलेगा। डन? अच्छा जी, सर हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सर सब्जेक्ट का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा जी,
और हमारा सब्जेक्ट पीआरसी में कौन सब्जेक्ट है? पीआरसी 3। सर पीआरसी 3 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आप मेरे साथ पढ़ने लगे। डन बच्चों? अच्छा जी। अबाउट इंस्ट्रक्टर, सर मेरा नाम एच.एम. हसनान है। मेरा नाम क्या है? एच.एम. हसनान। ठीक है। अच्छा जी। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 10 साल से ज्यादा मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ाने में। ठीक है जी बच्चों। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सर मैंने एमए इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। डन बच्चों? कोई मसला तो नहीं है इसमें? क्या मसला होगा? मेरी क्वालिफिकेशन, आपका क्या टेंशन है? सर सर्टिफाइड फाइनेंशियल मॉडलिंग, CFM UK। सर्टिफाइड फाइनेंशियल मॉडलिंग एक अकाउंटिंग की सर्टिफिकेशन है। जब हम लोग बिजनेस डिसीजंस करते हैं, अक्सर आप लोगों ने कभी ड्रामाज में या मूवीज में देखा होगा कि यार आने वाले वक्तों में ये जो स्टॉक्स हैं इस कंपनी के वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है। स्टॉक्स का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, ये मार्केट में जो रूमर्स होती हैं उसकी बेस के ऊपर भी ये मूव करते हैं। और जो बिजनेस की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, बिजनेस कितना अंदर से तगड़ा है, स्ट्रांग है, उसके प्रोजेक्ट कितने स्ट्रांग है, बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, ये सारी की सारी फिजिबिलिटी हम बिजनेस की निकालते हैं इस सर्टिफाइड फाइनेंशियल मॉडलिंग में कि बिजनेस में स्ट्रेंथ कितनी है। उससे क्या होता है, हम बिजनेस की फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिजनेस बिहेव कैसा करेगा। ठीक है जी। तो ये मेरे पास सर्टिफिकेशन है। उसके बाद सर्टिफाइड फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है। इसमें फाइनेंस, दो तरह की अकाउंटिंग होती है हमारी, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। तो ये जो अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन है ये फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है मेरी। ठीक है। ये पाकिस्तान की है। उसके बाद एफिलिएट फाइनेंशियल अकाउंटेंट। हमारे पास 3 तरह की अकाउंटिंग बॉडी है। हमारे पास 3 तरह की अकाउंटिंग बॉडी है टॉप में। नंबर 1 आईकैप, जिसके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आए हैं। ठीक है। और उसके बाद अच्छा, रैंकिंग ने सिर्फ 1 2 3 कर रहा हूं, ये ना समझ कि ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। ठीक है जी। सारी माशाल्लाह इक्विवेलेंट ही है। ठीक है। लेकिन सीए का थोड़ा साइज ज्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास ICMAP है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। ये उसकी डिग्री है एफिलिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है जी। अच्छा जी। और तीसरी हमारे पास अकाउंटिंग बॉडी होती है ACC की। ठीक है जी। अच्छा, ACC फाइनलिस्ट हूं। ACC के लास्ट प्रोफेशनल लेवल के बस मेरे पेपर आ गए, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ACC फाइनलिस्ट भी हूं और लास्ट से मैं CA एफिलिएट भी हूं। ठीक है। ये तो मेरे क्वालिफिकेशन। आगे चलते हो। टीचिंग टू CA स्टूडेंट्स। CA के स्टूडेंट्स को मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता हूं? सर क्वांटिटेटिव मेथड, मैथ एंड स्टैट पढ़ाता हूं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो आपको पढ़ाने लगा हूं, सर PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, और कैफ में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। ये CA वाले बच्चों को मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। फिर ACC वालों को जो रेड वाले सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, नंबर 1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन MA1 ये पढ़ाता हूं उनको, सर MA2 मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस पढ़ाता हूं, और लास्ट में FMA मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 सब्जेक्ट ACC वालों को पढ़ाता हूं। डन। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा एग्जामिनेशन। इकोनॉमिक्स में हमारा एग्जाम कैसे आएगा, हमें पेपर कैसे देना है, और पेपर में हमारे पास किस किस तरह की चीजें आएंगी, सर वो सारा डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, CBE पेपर होगा। उस CBE पेपर में सर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। कितने MCQs होंगे? 50 MCQs। ये 50 MCQ ज्यादातर यही होगा, पर इकोनॉमिक्स में वो सिर्फ MCQs पर नहीं रहता। इकोनॉमिक्स में मैं अभी बताता हूं, बस ये देख लें, टोटल 50 सवाल होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। उस 50 क्वेश्चन में से बच्चों टोटल क्वेश्चन हमारे पास 50 होंगे। अच्छा जी, टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे। इन 50 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन के
सर 2 मार्क्स हों। वो किधर गया ये क्यों चले गया, ये कहाँ छुट्टियां मनाना चले गया। अच्छा जी, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे सर, हर एक क्वेश्चन के कितने नंबर होंगे, 2 मार्क्स होंगे। अगर 2 मार्क्स से 50 क्वेश्चन आएंगे तो टोटल मार्क्स कितने बन गए हमारे 100, टोटल मार्क्स कितने बन गए हमारे 100 मार्क्स बन गए। ठीक है, ये मैं सारा सेट कर दूंगा, ये 100 मार्क्स बन जाएंगे टोटल हमारे। ये जो 50 क्वेश्चंस आएंगे, अब इन क्वेश्चन में नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे। नेचर ऑफ क्वेश्चन में सर सबसे पहले एमसीक्यूज होंगे। नेचर ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होगा, 1 नंबर पे सर एमसीक्यूज होंगे। और एमसीक्यूज में सर 2 फ्लेवर्स होंगे। सर एमसीक्यूज में भी कितने फ्लेवर्स होंगे, 2 तरह। मिसाल के तौर पर मान लें कि एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन होंगी, ए बी सी और डी। सर 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। ठीक है, एग्जामिनर कहेगा नंबर 1, एमसीक्यूज में 2 फ्लेवर्स होंगे। नंबर 1, सिलेक्ट एनी 2, सिलेक्ट एनी 2। भाई 4 ऑप्शन दे रहा हूं, कोई से 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। कितने ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, कोई से 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। तो आपने मान लें कि एक चार्ली ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और एक डेल्टा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। एक ये होगा। अगर एग्जामिनर ने सिलेक्ट एनी 2 का वर्ड नहीं लिखा होगा तो सर फिर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, किसी 4 में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो फिर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट क्या होगा जी बच्चों, बाय डिफॉल्ट एनी 1 होगा। क्या ये मेरी बात समझ लगती है। तो एमसीक्यूज 2 तरह के आएंगे, एक सिलेक्ट एनी 2 वाले होंगे और बच्चों और एक सिलेक्ट एनी 1 वाला होगा। इसमें कोई टेंशन नहीं। सेकंड पर आ जाए, एग्जामिनर हमें फिल इन दी ब्लैंक्स देगा। क्या देगा, फिल इन दी ब्लैंक्स देगा। पर एग्जामिनर हमारा बहुत अच्छा है, एग्जामिनर हमारा बहुत अच्छा है। पीआरसी में तो बहुत ही अच्छा, कैफ में भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। सही है। फिल इन दी ब्लैंक्स में जिस तरह से हम ट्रेडिशनल फिल इन दी ब्लैंक्स करते हैं कि भाई ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, जो दिल में आता खुद ही फिल करो, इसमें तो बच्चा बेचारा मारा जाएगा। अब पता नहीं यार यहां पे क्या क्या आ सकता है। तो एग्जामिनर क्या करता है, इस फिल इन दी ब्लैंक्स में सर आपको हैवी किस्म का एक मार्जिन देता है। वो मार्जिन क्या है, जब ये फिल इन दी ब्लैंक्स को आप सिस्टम में ओपन करेंगे, सर यहां पे आप क्लिक करेंगे, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके पास 2 ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। सर कितने ऑप्शन नजर आ जाएंगे, 2 ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। उन 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को यहां पे आपने लिखना होगा। इसका मतलब ये तो एमसीक्यू से ज्यादा नहीं आसान हो गया। एमसीक्यू में से 4 में से एक सिलेक्ट करना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन सही होने के चांसेस कम है 25%, और यहां पे तो आपको 2 में से किसी एक को सही करना है, तो यहां पे सही होने के चांसेस बढ़ जाते 50% चांसेस। यहां तो कोई टेंशन। तीसरी तरह का एग्जामिनर एमसीक्यूज पूछेगा, सब वो ट्रू एंड फॉल्स में पूछेगा। क्या पूछेगा, ट्रू एंड फॉल्स में पूछेगा। ट्रू एंड फॉल्स में बच्चों कितनी ऑप्शन होंगी, बच्चों 2 ही, या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्या ख्याल है। तो नॉर्मली इस वक्त करंट सिनेरियो तक एग्जामिनर 4 तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है। एक एमसीक्यू सिलेक्ट एनी 2 फॉर्म में, एक एमसीक्यू सिलेक्ट एनी 1 फॉर्म में, एक फिल इन दी ब्लैंक्स फॉर्म में जिसमें वो ऑप्शन दे देता है भाई इसी में से बताओ कौन सा सही होगा, एंड द लास्ट वन इज ट्रू एंड फॉल्स में। ये मेरी बात समझ लगी। अच्छा, ये ट्रू एंड फॉल्स का अगर एक क्वेश्चन आएगा तो सर कितने नंबर का आएगा, ये फिल इन दी ब्लैंक कितने नंबर का आएगा, और ये 1 वाला कितने नंबर का आएगा, और ये वाला कितने नंबर का आएगा 2। सर अगर इसमें से गलत हो गए तो 2 चले जाएंगे, इसमें से भी गलत हो गया 2 चले जाएंगे, इसमें से गलत हो गया 2 चले जाएंगे। अब यहां पर आ जाए, बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे सिलेक्ट कितने करने थे, 2 सिलेक्ट करने थे, ऐसे ही है। और नंबर भी कितने मिलने हैं, सर 2 नंबर मिलने हैं। अगर एक सिलेक्ट हो जाए तो क्या होगा, क्या एग्जामिनर 1 नंबर देगा या नहीं देगा।
एसी से वाले नहीं देते, एसी से वाले कहते भाई दोनों सही होंगे तो सही होंगे, अगर एक भी गलत तो सारे गलत। आए कहता कोई मसला नहीं यार, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो अगर एक गलत हो जाए तो एक नंबर काट लें, जो सही है तो कम से कम एक नंबर मिल जाएगा। अगर इनमें से एक करेक्ट हुआ तो सर फिर आपको 1 मार्क ग्रांट कर दिया जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई टेंशन? दो सही आंसर होंगे जी, सिलेक्ट एनी टू में यकीन करें 2 ही सही आंसर होंगे। हाँ, ये मुझे तो इंग्लिश पढ़ के ऐसे लगता है कि 2 सही आंसर होंगे। हाँ, आपको क्या लगता है वैसे? हाँ, अच्छी बात है, बड़ों की बात मान लिया करें। आगे बस मेरी बातें मान मान के चलना है, अल्लाह ने चाहो तो बहुत आराम सुकून से आपका पेपर सर पास हो जाएगा। है बच्चों? अच्छा जी सर, ये हमने क्वेश्चन ऑफ नेचर डिस्कस कर ली। अब चलते हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं बच्चों? 100। और ये टाइम अलाउड कितना होगा पेपर? सर पेपर की ड्यूरेशन क्या है? सर 2 आवर्स होंगे। कितने होंगे सर? 2 आवर्स होंगे। 2 घंटे होंगे हमें पेपर करने के लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका जो पेपर होगा 1 घंटे से 1.5 घंटे में आपका पेपर सॉल्व सर हो जाया करेगा इंशाल्लाह। आपको 2 घंटे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों? अच्छा जी सर, पास होने के लिए क्या चाहिए? सर पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? सर 50% चाहिए। इसका मतलब 50 एमसीक्यूज आएंगे। सर हमें कितने सही चाहिए? हमें कितने सही चाहिए? हमें 25 एमसीक्यू सही चाहिए। अगर 25 एमसीक्यू सही होगे तो सर कितने नंबर आ जाएंगे? सर दोबारा से, अगर हमारे 25 एमसीक्यू सही हो जाएंगे तो कितने मार्क्स आएंगे? 50 मार्क्स। अगर ये 50 मार्क्स आ गए, क्या हम पास हो जाएंगे? सर पास हो जाएंगे। मेरा मशवरा 25 ना करना यार, 26 कर देना। 26 करके कितने मार्क्स आ जाएंगे? सर 52 में पास हो जाएंगे। तो सर यहीं पे सिस्टम बंद कर देना, नहीं करना, पास तो हो जाओगे, आगे क्या करना करके? मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है। 50 पूरे करने, 50 पूरे करने हैं, और उसमें गलतियां भी करनी है, और गलतियां करके भी 50 लेने हैं। बोलो भाई, आप लोगों ने सिर्फ 26 करने हैं, और 26 के बाद सिस्टम क्या कर देना है? ऑफ कर देना, क्योंकि कंफर्मेशन होगी ना 26 जो किए वो बिल्कुल सही किए हैं। कितने डर रहे हैं आप लोग? सर ऐसा तो ना कि सर डर लग रहा है इसमें, तो अगर 2 भी गलत हो गए तो हम तुम्हारे सर ने इंशाल्लाह ताला हम जो 26-25 करेंगे सर बिल्कुल वो एक्यूरेट जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, करने हमने इंशाल्लाह ताला 50 ही है। तो वैसे ही कह रहा था कि 25 करने, सर करने आप लोगों ने 50 ही है, लेकिन जब 25-26 पहले करेंगे आप लोग, जिस तरतीब से करेंगे सर, ये मैं सिखाऊंगा कि आपको मैं 1-2 घंटे वाला पेपर 1 घंटे में पास करना सिखाऊंगा। सही है कि आप 2 आवर वाले पेपर को 1 आवर में कैसे सही करते हो, कैसे पास करते हो। आफ्टर 1 आवर आपको कॉन्फिडेंट होगा यार मेरा पेपर पास है, मेरा पेपर पास है। फिर आराम से चिल मारिएगा, चॉकलेट ले जाइएगा, आराम से टेक लगा के चॉकलेट खाइएगा, जूस ले जाइएगा, जूस पीजिएगा, और दाएं में देखिएगा आवाम क्या कर रही है। ठीक है जी, इजाजत करिए। फिर वो आवाम आपको देखेंगे यार ये पेपर देने आए, पार्टी करने आया हुआ है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो मैं सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल सर बूस्ट हो जाएगा, और पेपर आपके साथ पूरा पेपर कंट्रोल में आपका होगा इंशाल्लाह। डन बच्चों, ये था हमारे पेपर के बारे में डिस्कशन। इसके बारे में अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, या कुछ भी पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क। जी भाई, ज्यादातर रेशियोज एमसीक्यूज ही है, बाकी फिल इन द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स सर ये आपकी किस्मत के ऊपर। ठीक है, किस बच्चे को क्या रेशियो आएगी सर ये नहीं पता होता। ICAP ने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, उसमें ज्यादातर एमसीक्यूज रखे हुए हैं, कुछ फिल इन दी ब्लैंक से, कुछ ट्रू एंड फॉल्स है। वो क्या करेगा, सिस्टम को उसने सारा डेटाबेस दिया हुआ है, क्वेश्चंस का डाटा उसने दिया हुआ है। हर एक के बच्चे के हिस्से में सर 50 एमसीक्यूज कंप्यूटर ने क्या करना, शफल करके उसको दे देना। अब कंप्यूटर को भी नहीं पता वो क्या दे रहा है, आपको भी नहीं पता मेरे पास क्या आने वाला। बस 50 एमसीक्यूज टोटल होंगे। कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने ट्रू, कितने फिल इन द ब्लैंक, इसकी कोई रेशियो डिफाइंड नहीं है। ओके, सवाल एनी क्वेश्चन? आगे चले सर। पासिंग रेट सर 50% सर, कम नहीं है, अपने 40 में पास होना है। हाँ अच्छा सर, ये मैंने अपनी थोड़ी लिखी है, ICAP की लिखी हुई है सर, ये ICAP की पासिंग। अच्छा, सब्जेक्ट से रिलेटेड, अच्छा ये क्या ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड ICAP की परसेंटेज क्या पासिंग। अच्छा, इकोनॉमिक्स की पासिंग रेशियो ICAP में अच्छी है,
आई कैप में दो पेपर्स की रेशियो बड़ी ड्रास्टिक है, ठीक है। सबसे पहले जो नंबर आता है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आता है, I2A का आता है। दूसरे नंबर पे बारी आती है BWCS की, उसका गंदा रिजल्ट आता है, ठीक है। फिर बारी आती है QM की, क्वांटिटेटिव मेथड की। उसके बाद बारी आती है I2B की। सर इकोनॉमिक्स का रिजल्ट अच्छा आता है, इकोनॉमिक्स का रिजल्ट अच्छा आता है। इसलिए आप इकोनॉमिक्स में तो अल्लाह ने चाहा तो आप सारे के सारे पास होंगे। इकोनॉमिक्स में ना आपको लोगों का पास होना और सर हमारे लिए पास करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स से बच्चे फेल नहीं होते। सर बहुत बच्चे इकोनॉमिक्स, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि PRC के सारे के चारों पेपर पास हैं, सर इकोनॉमिक्स से बेचारे से पास नहीं हो जा रहा। तो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कहने का मकसद ये है कि आपको इतने बेहतरीन तरीके से आराम सुकून से लेके चलेंगे कि इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेवल ही इतनी होगी, आपका दिल करेगा ना यार चलो फेल होकर देखते हैं कैसा लगता है। सर आपसे फेल ही नहीं हुआ जाएगा इंशाल्लाह, आपकी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह इतनी डेवलप कर देंगे, सही है। तो दिल कर रहा होगा नहीं 2 MCQ गलत कर दें, तो गलत करते करते भी हाथ सही पे चले जाएगा यार, नहीं ये तो उसका ऑप्शन तो यही होगा। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। बाकी अकाउंटिंग जब आप स्टार्ट करेंगे आपका मेन प्राइम फोकस अकाउंटिंग पर होगा, क्योंकि अकाउंटिंग थ्रू आउट दी आपकी करियर चलनी है। और जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी उसके बाद भी अकाउंटिंग रिमेन जिंदा रहेगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपकी सोशल लाइफ भी बहुत जिंदा रहेगी। बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सर जो इकोनॉमिक्स के लेवल पर उनके पास नॉलेज है इकोनॉमिक्स का। तो देखें पूरा के पूरा मुल्क चलाना, पूरा के पूरा मुल्क चलाना ये अकाउंटेंसी का काम नहीं है। अकाउंटेंट का काम सिर्फ पैसों की मैनेजमेंट है। अब पूरे मुल्क को चलाने के लिए जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक फिजिबिलिटीज हैं, सर वो इकोनॉमिक्स के पास पावर है। तो मुल्क को चलाने का जो हुनर है वो अकाउंटेंट के पास इतना नहीं है जितना इकोनॉमिस्ट के पास। और सोचो अगर इकोनॉमिस्ट और अकाउंटेंट का एक फ्लेवर बन जाए तो सर वो नींद मचा देगा, फिर तो तबाहियां मचा देगा। तो आप माशाल्लाह के अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे सर, अब अच्छे बेसिक लेवल के इकोनॉमिस्ट भी होंगे। पूरा खैर इकोनॉमिक्स से आपको कंसेप्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर बेसिक लेवल की इकोनॉमिक्स जो माशरे में चल रही है, जो सोसाइटी में रिक्वायर्ड है, सर वो आप तक पहुंच जाएगी सारी की सारी। डन बच्चों? अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास बच्चों सब्जेक्ट होंगे, आज प्रोजेक्टर शरारतों पे लगा हुआ है जी, हमने डिस्कशन कर ली थी। चलिए अच्छा जी, इकोनॉमिक्स में हमारे सिलेबस में आ जाए सर, हमने कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से पढ़ने हैं। चैप्टर की डिटेल तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से शेयर कर दूंगा। इकोनॉमिक्स में सर हमारे पास 2 पोर्शन होते हैं। इकोनॉमिक्स में कितने पोर्शन होते हैं? 2 पोर्शन होते हैं, ठीक है। मेन इकोनॉमिक्स में 2 पोर्शन है, एक माइक्रो का और मैक्रो का। हमने 4 पढ़ने। हमने कितने पढ़ने? 4 पढ़ने। नंबर 1 हम बेसिक्स पढ़ेंगे या फंडामेंटल्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की। फंडामेंटल्स का, अच्छा ये फंडामेंटल का सिर्फ एक ही चैप्टर है। फंडामेंटल कितना है? सिर्फ चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल का। मेरे बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ये जो 3 चैप्टर है, ये 3 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ये 3 चैप्टर किसके हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। 2, 3, 4। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 5 से लेके जो 9 तक चैप्टर है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ये किसके हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो फंडामेंटल वाला चैप्टर 1 है, माइक्रो स्टार्ट होगी चैप्टर नंबर 2 से लेके 4 तक, मैक्रो स्टार्ट होगी चैप्टर नंबर 5 से लेके 9 तक। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 से लेके 13 तक हमारे पास चलेगी बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर मैं और अच्छा वर्ड लिख लूं इसके लिए,
पैसे के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे और फाइनेंस, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। फाइनेंस इटसेल्फ एक पैसों की टर्म है, लेकिन इस फाइनेंस में बड़ा कुछ आने वाला है। तो टोटल हमारे पास इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर बचे होंगे सर? 13 चैप्टर्स होंगे। टोटल कितने चैप्टर्स होंगे? 13 चैप्टर्स होंगे। इन 13 चैप्टर्स में कितने पोर्शन होंगे? 4 पोर्शन होंगे। फंडामेंटल, दैट इज द चैप्टर नंबर 1, माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 से लेके 4 तक, मैक्रो इकोनॉमिक्स 5 to 9 तक, और मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस 10 to 13 तक होंगे। ये 13 चैप्टर हम लोगों ने सारे सारे पढ़ने होंगे। यहां तक बच्चों कोई परेशानी, कोई चीज पूछनी हो, कुछ नोट करना है? रेस कर दूं फिर? चले, अब चलते हैं वो बातें जिनका स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया था, जिनका जानना बच्चों बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। रीजन ऑफ फेलियर, ये सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ठीक है ना? बच्चे क्यों फेल होते हैं? ये बात फैक्ट है कि वैसे आप मुझे ये बताएं कि कितने बच्चे एफएससी वाले हैं और कितने बच्चे प्री मेडिकल वाले हैं? ये प्री मेडिकल वाले और इंजीनियर वाले। अच्छा, ये पहली रेशियो मैंने देखी है बड़े अरसे बाद, पहली रेशियो मैंने विटनेस की है जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले स्टूडेंट तकरीबन पैरेलल है, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर मेडिकल वाले स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। सीए के प्रोफेशन में ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट यहां पे आ रहे होते हैं, ठीक है? आईकॉम वाला कोई हो? ओ माशाल्लाह, ओ कमाल, जबरदस्त। आईसीएस वाला? अच्छा, सारे के सारा आया, सारा इंटर इधर बैठा हुआ है माशाल्लाह। चलो जी, और कोई तो नहीं रह गया? कोई एफए वाला? चलो ठीक है माशाल्लाह। सर नंबर 1, जो मेडिकल वाले हैं, जो इंजीनियर वाले हैं, आईकॉम वालों के हाँ कहानी अलग होती है। आईकॉम वालों ने तो पूरे साल पढ़ना नहीं होता, आखिरी 2 महीनों में उनको हो जाती, ओह आखिरी 2 महीने रह गए, अब आईकॉम कर लेना चाहिए। फिर वो आखिरी 2 महीने में अकेडमीज जाते हैं, अकेडमी पढ़ते हैं, फिर दौड़े लगाते हैं और कहते हैं हम क्या करें क्या करें, फिर पास पेपर को रट्टे लगाते हैं, पास पेपर करते हैं और सर आईकॉम क्लियर हो गया। हो सकता है किसी अच्छे बच्चे ने माशाल्लाह बेहतरीन सा पूरा साल वाला आईकॉम किया हो, लेकिन नॉर्मली जो 90% आवाम है सर वो आईकॉम करती है आखिरी 2 महीनों में, ठीक है जी? अच्छा, इसके कंपैरेटिवली, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि आईकॉम वाले नालायक होते हैं, वो माशाल्लाह इंटेलिजेंट इतने होते हैं, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं सारा साल क्या करना पड़ गया, आखिरी 2 महीने मेरे लिए इनफ है, मतलब मैं कर लूंगा ना, मतलब वो ज्यादा लाइक होते हैं माशाल्लाह, ठीक है? इसके कंपैरेटिव जो मेडिकल वाले होते हैं, जो इंजीनियर वाले होते हैं, उनकी हैबिट तकरीबन पूरा साल पढ़ने की होती है, पूरा साल पढ़ने की होती है। वो हल्का फुल्का पढ़ते रहते हैं, पूरा साल स्टडी में टच रहते हैं, और एट द एंड जब एग्जाम आते हैं, एग्जाम से तकरीबन 5 माह 4 माह पहले सर वो अन्नी मजा देते हैं पढ़ कर, ठीक है? उनको पता है कि यार हमारे कोर्स डिफिकल्ट है, हमारे सब्जेक्ट डिफिकल्ट, वो बहुत मेहनत करते हैं। यकीन करें जितनी आपने मेहनत बायो को तैयार करने में लगाई है, जितनी आप लोगों ने मेहनत केमिस्ट्री को तैयार करने में लगाई, अच्छा फिजिक्स तो आसान होती है, कि किसी को मुश्किल लगती हो? फिजिक्स आसान होती है, मुश्किल होती है। अच्छा, मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट रहे थे, क्योंकि मैंने खुद एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी, मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट थे वो मैथमेटिक्स था और सर फिजिक्स था, ठीक है? अच्छा 9-10 मेरी बायो के साथ थी, जब 9-10 मेरी बायो के साथ थी तो फिर मेरी बायो बड़ी तगड़ी थी, बायो बड़ी अच्छी थी, और एफएससी में मेरी मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये बहुत तगड़ी थी। केमिस्ट्री यकीन करें आज तक कभी समझ ही नहीं आई। केमिस्ट्री में मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, वो अच्छी थी, बाकी इन ऑर्गेनिक में पता नहीं यकीन करें क्या हो रहा है। और जब केमिस्ट्री में शुरू में पढ़ते थे, यकीन करें फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मिस्टेक क्या थी, पर उस टाइम तो यकीन करें कभी केमिस्ट्री समझ नहीं आई। मैं बैठा होता था तो सर इलेक्ट्रॉन का ना शेल समझा रहे होते थे, ठीक है? अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल नंबर 2 पे है, मैं थोड़ी देर नीचे देखता था तो 4थे शेल में पहुंचा हूं, मैंने कहा हाँ इसको क्या हो गया, अभी तो इधर था, ये ऊपर अब कैसे चले गया, ठीक है? घूम ही जा रहा, फिर उसको छोड़ के आगे चल गया। मैंने कहा भाई तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो यार, इधर ही रहो, ठीक है? थोड़ी देर में तुम शेल नंबर 2 में हो तो फिर तुम न्यूक्लियस के पास पहुंचे होते हो, क्या चला नहीं समझ लग रहा था। अच्छा
बड़ी कोशिश की। अच्छा, जब केमिस्ट्री समझ नहीं लगती थी फिर केमिस्ट्री में पढ़ाई नहीं करता था। मैंने कहा जब भी पढ़ाई का मूड हो मैंने कहा चलाओ यार मैथ पढ़ते हैं और फिजिक्स पढ़ते हैं। और फिर मैं दोस्तों को भी मैथमेटिक्स बहुत कराया करता था। मैंने कहा चल ना मैथ नहीं आ रही, चला यार मैथ भी मैथ कराता हूँ। मैंने इसी तरह अपने क्लास के बच्चों को बहुत मैथमेटिक्स करी, क्योंकि आती वो होती अच्छी वो लगती थी, तो दिल करता था मैथमेटिक्स करते रहे। तब अगर मुझे किसी ने समझाया होता, जो मैं आज आप लोगों को समझाने लगा आपका करियर स्टार्ट होने से पहले, तब मुझे किसी ने समझाया होता भाई देख तुझे मैथ आती है अच्छी बात है, फिजिक्स आती है अच्छी, केमिस्ट्री तुझे नहीं आती, अल्लाह के बंदे जो सब्जेक्ट तुझे नहीं आता वो तुझे ज्यादा पढ़ना चाहिए ताकि आ जाए। और हम क्या करते थे, केमिस्ट्री खोलते थे इतना दिमाग चकराता था बंद कर देते थे। ठीक है जी, तो फिर क्या किया, बस फिर रट्टा लगाया। ठीक है जी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन बीच में लॉजिक क्लियर ही नहीं हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। क्यों सर, कभी कंसेप्ट सीखने की कोशिश ही नहीं की, कभी चीजों को उस तरीके से देखा ही नहीं, केमिस्ट्री को जिस नजरों से फिजिक्स को देखते थे वो नजरें ही नहीं होती थी जिस नजर से हम मैथमेटिक्स देखा गया। मैथमेटिक्स चल रही है, सुरूर आ रहा होता था। ठीक है, एक यकीन करें मैथमेटिक्स के तो एक नशा आ रहा होता है, ये बस तुम हो और मैं और हम करते रहे, काम करते रहे, कोई टेंशन नहीं है। अब केमिस्ट्री की जब बारी आती थी वो पल्ले पड़ती नहीं थी, जब वो पल्ले पड़ती नहीं थी सर उसको देख के फिर वो जो नींद आनी, सभी किताबें बंद हुआ करती थी। और अगर तब मुझे किसी ने समझाया होता कि यार केमिस्ट्री नहीं आती उसके बाद ज्यादा वक्त दे, जिस तरह तूने फिजिक्स को और मैथमेटिक्स को वक्त दिया तो वो आ गई, इस तरह अगर केमिस्ट्री को वक्त देगा तो वो भी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडेबल है। मेरी क्लास में बहुत अच्छे बच्चे थे जिनको केमिस्ट्री बहुत तगड़ी केमिस्ट्री आती थी, फिर उनको मैं देखा करता यार पता नहीं केमिस्ट्री कैसे करते हैं, और वो मेरी तरफ देखेगा यार पता नहीं मैथ कैसे कर लेता है। तो फिर हमने यहां से सीखा कि वो चीज जो मैं आप सारी बात कहानी सुनाने का मकसद ये था, ये आपके साथ बच्चों होना है, बच्चों होना ही है। स्पेशली मेडिकल वाले बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आएगी, सर डरना नहीं है आप लोगों ने। इंजीनियरिंग वालों को कौन सी आती है, और इन्होंने कौन से, हमने यहां पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करनी है, ये बहुत ज्यादा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन खेल खुल के आए ना, तो सर हमने तो करनी नहीं है, तो इनका कोई खास फायदा सर मैथमेटिक्स का इतना नहीं है। क्या ख्याल है, मैट्रिसेस पढ़ी है ना इन्होंने, सर हमारी क्यों में मैट्रिसेस ही नहीं है। जो ये अपनी मैथमेटिक्स में पढ़ के रहे हैं सर हमें सब जरूरत नहीं है। तो इसलिए मेडिकल वाले टेंशन ना लें, इंजीनियरिंग वाले मैथ पढ़ के रहे हैं वो हमसे बहुत आगे होंगे, सर नहीं आगे होंगे। जो हमने मैथमेटिक्स पढ़नी है, जो हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, सर दोनों ने आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई। ये बात समझ आ रही है? इसलिए मेडिकल वाले कैलकुलेशन में जब न्यूमेरिकल बात हो, कैलकुलेशन वाली बात हो, सर वो डरे मत कि हमने तो मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है। इंजीनियरिंग वालों को थोड़ा सा आज ये मिल जाता है क्योंकि उन्होंने नंबरों के साथ खेला होता है, तो नंबरों में सोचना उनके लिए आसान होता है। तो मेडिकल वाले बच्चे सर ज्यादा फोकस करेंगे कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स में, ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स है। तो मेरे सब्जेक्ट में आप दोनों पैरेलल लो, मेरे सब्जेक्ट में आईकॉम वाला, एफएससी प्री मेडिकल वाला, प्री इंजीनियरिंग वाला, सर सारे के सारे बराबर है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 रीजन ऑफ फेलियर, स्किप क्लासेस। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज सर्दी बहुत ज्यादा है, आज तो सूरज निकलना ही नहीं, आज तो बारिश अभी आने वाली है, तो मैं शायद निकलूंगा तो बारिश बहुत तेज हो जाएगी, ठीक है जी। आज हवा तेज चल पड़ी, आज हवा ही नहीं चल रही, तो सर ये सारे एक्सक्यूजेस क्या करेंगे, हमें क्लासेस को मिस करवाने में हेल्प करेंगे। और जितनी क्लासेस आप मिस करोगे सर उतना आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। इससे पहले बच्चों जितनी कमियां, कोताहियां, गलतियां करनी थी बच्चों आप लोगों ने कर ली। अच्छा, 9th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उम्मीद क्या थी यार मैट्रिक में जगह अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं अच्छा हुआ यार, अगली बार इंशाल्लाह इंटर में जाने तो इंशाल्लाह ताला फट्टे चुको देने मैंने, तो आखिर ही कर देने, पढ़ के बस मैंने लेवल कर देना। सर वो इंटर भी गुजर गया वो इंटर भी गुजर गया, ठीक है जी। वो जो जज्बात बनते हैं ना रिजल्ट देखो यार, ओह ये रिजल्ट है, अगली बार इंशाल्लाह इतना पढ़ना इस रिजल्ट को पता नहीं मैंने कहां ले जाना, सर वो वक्त दोबारा से गुजर जाता है। सही है सर, ये अब आखिरी चांस है आपके पास, अब ये प्रोफेशनल स्टडी है सर। इसके बाद या तो आपका करियर बनने वाला है सर, या तो करियर आपका बनने वाला है इंशाल्लाह भाई हम क्यों के डूबने वाला है, तो या तो आपका करियर बनने वाला है या तो इंशाल्लाह बनने वाला है, ठीक है बच्चों। अच्छा, करियर बनाने से बनता है, ये बात याद रखिएगा, करियर बनाने से बनता है सर, मंजिल अचीव करने से अचीव होगी। मंजिल के बारे में सोचता रहूं यार इंशाल्लाह मैं मंजिल अचीव करूंगा, और उस मंजिल को अचीव करने के लिए बस मैं मोटिवेशन ले ही जा रहा हूं, मैंने को 100 के करीब मोटिवेशन लेक्चर ले लिए और मैं इतना मोटिवेट हो गया, मैंने इंशाल्लाह मंजिल को अचीव करना है, बस मैं उस मोटिवेशन में ही रहा फिर,
उस मंजिल को अचीव करने का सर मैंने स्टेप अप नहीं लिया, मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं लिया, उस मंजिल को अचीव करने के लिए मैंने कोशिश नहीं की, सर मंजिल अचीव हो जाएगी? तो सर सुख की मोटिवेशन से काम चलने वाला हमारा सर नहीं है। सर मेहनत रिक्वायर्ड है, मेहनत क्या है? रिक्वायर्ड है। सर मेहनत लाजमी करनी है आप लोगों ने, फिर जाकर आपकी मंजिल अचीव होगी। और एक और बात, सीए कोई मुश्किल नहीं है, सीए कोई मुश्किल नहीं है अगर आप चंद चीजों का ख्याल रख लें। नंबर 1 कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, जो कि मैंने यहां पे कह दिया सर क्लासेस स्किप नहीं करनी। क्लासेस स्किप करेंगे, कंसेप्ट आउट होगा, जैसे जैसे कंसेप्ट आउट होगा आप सब्जेक्ट से इंटरेस्ट लूज कर दोगे, जैसे सब्जेक्ट से इंटरेस्ट लूज करोगे तो मेरा केमिस्ट्री वाला हाल कर लोगे आप लोग। सही है, जब भी सब्जेक्ट छुट्टियां करो, सब्जेक्ट समझ ना आ रहा हो तो मेरी केमिस्ट्री को याद कर लेना यार, जिस तरह सब्जेक्ट का सर का केमिस्ट्री में हाल हुआ इस तरह हमारा हाल ना हो जाए। तो सर मुझे एक इबरत का निशान समझे आप लोग, बात समझ आ रही है? मुझसे कुछ सीखें। सही है, तो मैं आज आपको समझा रहा हूं कि आप लोगों ने छुट्टियां नहीं करी। हाँ, इल्ला माशाल्लाह कोई सॉलिड रीजन आ जाए, उस सॉलिड रीजन की बेस पे कोई छुट्टी हो जाए सर, इट्स खैर, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, आज हमने पढ़ना नहीं है सर, अब ये काम नहीं चलेगा, अब आप करियर बनाने जा रहे हो, अब अपनी जिंदगी बनाने जा रहे हो। अब जिस एज पर पहुंच गए हो, जिस एज पर आप पहुंच गए हो सर, इससे आगे बहुत जल्द आपके पास जिम्मेदारियां आने वाली हैं। आपने उन जिम्मेदारियों से पहले अपने आप को स्टेबल करना है, अपने आप को स्टैब्लिश करना है, ताकि उन जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से आप अंजाम दे सकें। अम्मा बाप बड़ी उम्मीदें आप लोगों से लगाए बैठे हैं कि हमारा बच्चा सीए कर लेगा, हमारी बच्ची सीए कर लेगी तो इसकी भी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, या हमें भी अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। और बच्चा अपने करियर को अगर भूल जाए तो सर अम्मा अब्बा की सारी जो उम्मीदें हैं सब धीरे के धीरे रह जाएंगी। और आजकल के बच्चों आजकल के दौर में 3 वक्त का खाना पूरा करना और जरूरियात जिंदगी को पूरा करना सर, यही बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका हुआ है। सबके हालात को पता है कि कितने मुश्किल हालात चल रहे हैं। इन मुश्किल हालातों में अम्मा अब्बा ने पता नहीं कहां से पैसे जमा करके सर आपको बेहतरीन एजुकेशन दिला रहे हैं कि हमारे बच्चे की जिंदगी गुजर जाए, हमारे बच्चे की जिंदगी अच्छी हो जाए। हमने जो जिंदगी गुजारी सो गुजार ली, हमारा बच्चा हमारी वाली जिंदगी ना गुजारे, हमसे फॉर अवे बेटर लाइफ गुजारे। सर आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, आपने उनकी सारी कुर्बानी को सर एक्नॉलेज करना है, प्लीज करना है। ये बातें हॉस्टल में जाके भूल जाएंगे आपको। जब हॉस्टल में आप हल्ला गुल्ला देखेंगे, लोग बच्चों की शरारतें सोचेंगे और वो कोई खेल रहा होगा, कोई बाहर सैर कर रहा होगा, कोई वहां कर रहा होगा, ये सारे मकसद आप भूल जाओगे। प्लीज आप लोगों ने जल्दी जल्दी इस मकसद को पूरा करके जो आपके अम्मा अब्बा ने आपसे डिजायर या ख्वाहिश रिक्वायर्ड है सर, वो सारी हम पूरी करेंगे। नहीं तो मेरी जिंदगी तो अपनी खुद पे खुद सेट होगी ना। तो सर पहली बात क्लासेस स्किप नहीं करनी। दूसरी बात रीजन ऑफ फेलियर। रीजन ऑफ फेलियर ये है बच्चे स्टडीज करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? सिलेक्टिव स्टडीज करते हैं। सर कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर है। इस 13 चैप्टर में से आप में से ही बच्चे, सर कौन किस में से? आप में से ही बच्चे मुझसे मुलाकात कर रहे हैं सर प्लीज एग्जाम के करीब, जिनको होश है एग्जाम के करीब, ठीक है, 15 डेज बिफोर एग्जाम या 1 मंथ बिफोर एग्जाम। अच्छा हमारा तो पढ़ने का टेन्योर सालों साल नहीं है, हमने तो मैक्सिमम 3 महीने में पढ़ना है और 3 महीने के बाद मैदान में कूद जाना है। आप ही क्लास में से कुछ बच्चे मुझसे मुलाकात करेंगे, सर प्लीज हमें वो चैप्टर्स बता दें कि अगर हम ये कर लें तो पास हो जाएं। फिर इससे भी शहजादे वाली कैटेगरी आएगी, सर चैप्टर छोड़े, हमें टॉपिक ही बता दें जिस वजह से पेपर आएगा। और आपको एक बात बताता चलूं, हमारा पेपर कंप्यूटर बेस्ड है, तो सर यहां पे नजूमियत चलनी सर कोई नहीं है, नजूमियत चलनी कोई नहीं है। करना यह है हमने सारे चैप्टर सर तैयार कर। अब कंप्यूटर को थोड़ी पता मैं चैप्टर नंबर 13 नहीं करके आया, क्या ख्याल है? उसको थोड़ी पता मैं तो 11वां 12वां स्किप करके आया हूं। हो सकता है 11 12 से मैक्सिमम सवाल मेरे हिस्से में आ जाए। मेरे पेपर में 50 सवाल कंप्यूटर का पास। सर ये कंप्यूटर जो है एक बड़ा डेटा बैंक है, मान एक बड़ा सारा कुआं है, और इस कुएं में मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई कैप ने 50,000 इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू इस कुएं में बंद करके रखे। सर 50,000 एमसीक्यूज में वो सारे फ्लेवर दें, 2 वाले 1 वाले, ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स वाले। सर 50,000 में से आपके हिस्से में 50 एमसीक्यूज कंप्यूटर ने आपको दे देने, पता नहीं कौन से वाले 50 होंगे वो। क्या वो 13 के 13 चैप्टर में से कंप्यूटर सिंक्रोनाइज करेगा, या चैप्टर 1 में से इतने दो में से? सर 50 उसने आपको किसी भी हिस्से के दे देने।
हो सकता है 50 के 50 माइक्रो वाले हिस्से में से आ जाए, मैक्रो वाले में से आ जाए, हो सकता है पूरी बुक में से आ जाए, लेकिन जनरल क्राइटेरिया ये है कि वो पेपर तकरीबन पूरी बुक में से देता है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पर एग्जामिनर ज्यादा सवाल हमें पूछ सकता है, उसकी पूछने के रीजन क्या इंशाल्लाह आपको लेटर ऑन बताऊंगा। सर तीसरी बात देखें, टाइम खत्म हो रहा है यार, मेरी बातें भी कुछ रह गई हैं, चलें अभी थोड़ी सी बात करके बाकी थोड़ी सी बात फिर कल करूंगा, फिर उसके बाद कल इंशाल्लाह हम सारी की सारी प्रॉपर अपनी स्टडी करेंगे। स्टडी प्लान क्या होगा, कहाँ से हम पढ़ेंगे, सब कुछ कल बताऊंगा। आखिरी बात आज करके, सर हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? अम्मा अब्बा के ऊपर। हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? ऐसे ही है ना, अम्मा अब्बा में फाइनेंस कर रहे हैं, अम्मा अब्बा के ऊपर डिपेंडेंट है, अम्मा अब्बा में क्या कर रहे हैं? पाल रहे हैं। ऐसे ही है बच्चों, अम्मा अब्बा में क्या कर रहे हैं? पाल रहे हैं। इसी तरह बच्चों हम भी अभी से बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठाने के काबिल हो चुके हैं और हमने अपने आप को बहुत सारी जिम्मेदारी में उलझा रखा हुआ है। हमने उनकी भी तो परवरिश करनी है, उनका भी ख्याल, जिस तरह अम्मा अब्बा हमारा ख्याल करते हैं ना, तो हमने भी बहुत सारी ऐसी चीजें पाल रखी हैं, सर हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे, हो सकता है वो हमसे नाराज हो जाए, और अगर वो नाराज हो जाए, सर हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि यार ये मेरा बच्चा क्यों मुझसे नाराज हो गया। हमने जो चीजें पाल रखी हैं, पता नहीं आप लोगों ने क्या क्या पाली हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में आपको बता देता हूं, हम सब ने फेसबुक पाला हुआ है। सर फेसबुक पाला हुआ है, हर रोज अगर फेसबुक को 1 घंटा नहीं देंगे, हो सकता है फेसबुक नाराज हो जाए। हाँ, तुम आज मुझसे मुलाकात ही नहीं करने आए, आज तुमने मुझे पढ़ाई नहीं, जाओ कल को मेरे लॉगर ही नहीं होना, जो मर्जी कर लो, मैं तुमसे नाराज हूं। सही। अच्छा, फिर हमने क्या किया? हमने कहा ओ यार तुम नाराज हो गए, सर माजरत, आपने आपको मुलाकात नहीं की, कल इंशाल्लाह 2 घंटे आपको देंगे। हमने फेसबुक को 2 घंटे दिए, और फेसबुक को 2 घंटे देके हम किताब की तरफ आने ही लगे। हमारे साथ वाले बच्चे ने कहा सर वेयर आर यू गोइंग? सर मैं तो इधर हूँ। आपने उसको 1 घंटा दे दिया। यूट्यूब ने कहा सर मैं किधर गया? उन्होंने कहा अच्छा आप भी हैं, आपको ही मैंने पाल रखा हुआ है। तो यार क्या करेंगे, आधा घंटा यूट्यूब को भी देंगे, आधा घंटा आप यूट्यूब को देंगे, पर सर वो आधे घंटे से 1.5 घंटे 1 घंटे से पहले आपको छोड़ने वाला नहीं है। अब तो उससे बड़ी अजाब आ गया। चलो यूट्यूब था ना, पता चलता यार आधे घंटे की वीडियो है तो इंसान कहता 5 मिनट की देख लिया, आगे और हिम्मत नहीं है। अब तो जो बेड़ा गर्क ज्यादा किया है वो यूट्यूब शॉर्ट्स ने किया है। एक मिनट के फ्लेवर चेंज हो जाए, 1 मिनट, अच्छा यार 1 मिनट, अगली बार ये, फिर कहता यार देखूंगा इसके बाद क्या आने वाला, अच्छा इसके बाद क्या, क्यूरोसिटी लेवल बढ़ता रहता है। यकीन करें मैं भी फेसबुक इस्तेमाल करता हूं, मैं जब फेसबुक इस्तेमाल, यकीन करें मुझे पता है मैं फेसबुक के अंदर जाऊंगा सर वापस नहीं आऊंगा, मुझे कंफर्म है, मुझे पता है कि मैं नहीं वापस आने वाला। मैं क्या करता हूं, फेसबुक को टाइम के साथ यूज करता हूं। मैंने कहा यार 15 मिनट है, 15 मिनट में मैंने जो इसमें से खजाने निकाल लेना सर मैंने निकाल लेने। 15 मिनट में टाइम सेट करके फेसबुक इस्तेमाल करता हूं। 15 मिनट जैसे पूरे मैं सर मेरा हाथ ही एग्जिट पे नहीं जाता, जाता ही नहीं, एग्जिट पे करे वो जा ही नहीं रहा, दिल ही नहीं कर रहा था, जबरदस्ती एग्जिट करके बाहर आ जाता हूं। और सम टाइम यकीन करें ऐसा होता है, 15 मिनट गुजर गए, मैं कहता हूं यार बाहर आ जा, यकीन कर मैं कहता हूं यार बाहर आ जा, यकीन कर बाहर ही नहीं आया, एग्जिट ही नहीं हो पा रहा होता। इंसान कहता नहीं यार मैं ये भी स्क्रॉल कर लूं, मैं भी रिसर्च कर लूं, मैं ये भी और रिसर्च कर लूं, और मैं चीजों को सर्च कर लूं। तो सर ये आपका पीछे छोड़ने वाले नहीं है, आपने इनको टाइम के साथ इस्तेमाल करना। उसके बाद आप YouTube से फ्री होंगे, फिर इंस्टाग्राम लोगों ने पाला होगा, उसके अलावा इंस्टाग्राम और क्या क्या, और टिकटॉक भी है, और क्या स्नैपचैट भी है, और क्या अच्छा, इतनी अम्मा अब्बा की जिम्मेदारी नहीं है जितनी जिम्मेदारियां आप लोगों ने पाल के रखी हुई हैं। अब सोचो हर एक बच्चे को आधा आधा घंटा भी दोगे, जो कि आधे 1 घंटे से पहले आपको वापस आने नहीं देगा, सर कहां टाइम जाएगा आपका। और जब सारी सोशल मीडिया एक्टिविटी सर आप सारी की सारी सोशल एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद आपका सीए आएगा। जैसे सीए कहेगा वेयर एम आई नाउ, इट्स माई टाइम, आपके नो इट्स स्लीप टाइम। ठीक है, 12 बज गए, सुबह क्लास में तो लेनी है, तो सर सीए के टाइम पे सर स्लीप टाइम आ जाएगा। सही है। और एक बात याद रखना सर, ये जो दिमाग ना ब्रेन है, इसको दिमाग समझना, इसको मशीन नहीं समझना। मशीन भी आपको पता है एक हद तक जाती है और उसके बाद मशीन हीटअप करे, मशीन ब्रस्ट हो जाती है। ये दिमाग है सर, ये एक हद तक चलेगा। आप सुबह सारे लेक्चर ले रहे हो, सर अच्छा खासा दिमाग चल पड़ा, उसके बाद जब सोशल मीडिया इस्तेमाल करोगे, सर ब्रेन चल रहा होगा, सर ब्रेन वर्क कर रहा होगा। जब सोशल मीडिया 2-3 घंटे सोशल मीडिया को ब्रेन चलाया, सर ब्रेन थक चुका होगा। अब जब कहेंगे ना ब्रेन, आप पढ़ाई करके ब्रेन रख के देखा, चल नालायक इंसान मैं थक गया हूं, अब मेरे से पढ़ा नहीं जाता,
क्या ख्याल है? इतना कुछ उसे काम करवा करवो के उसको बेचारे को आराम भी नहीं करवाया, फिर से कहा आओ इकोनॉमिक्स पढ़े, आओ BWCS पढ़े, आओ आउटू पढ़े। तो दिमाग क्या कहेगा, भाई तू ही पढ़ सारा कुछ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। फिर होगा क्या, मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा सर, मेरा दिमाग नहीं पढ़ाई कर रहा। कभी ऑब्जर्व किया आपने? अब पढ़ रहे होते हो सर, कुछ रिसीव ही नहीं हो रहा होता, अब घंटों एक सफे पे अटक जाते हो, वो सफाई पूरा नहीं हो रहा था। वाई? सर दिमाग ओवर एग्जॉस्ट हो चुका। तो वो कहता भाई तू पढ़ी जा, सिर्फ आइस चीजों को देख रही है। दिमाग कहता पर रिसीविंग पावर कोई नहीं मेरे पास इस वक्त, मुझे आराम चाहिए, इस वक्त आराम दो। सर चीजों को प्लान करना करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी। बाकी थोड़ी सी कुछ बातें रहेगी वो कल करूंगा, तो फिर इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज क्लास का टाइम ओवर हो गया, अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल है तो जल्दी से पूछना, कोई सवाल है तो पूछना। बुक्स के बारे में कल बताऊंगा। और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं? ठीक, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।